पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। हम ये बड़ा सोच समझ के आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट ना होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये, हम तो डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह नहीं हो रहे, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि असल चीज़ तो है कि हमारे मुल्क में जो महंगाई है वो कैसे कंट्रोल होगी, या हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अपना जो गैप है उसको किस तरह मेंटेन करेंगे, या रेवेन्यू हमारा किस तरह हासिल होगा ताकि हम आम आदमी के लिए ज़्यादा तरक्याती प्रोग्राम रख सकें। ये देखिए ना, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन उनका डॉलर जो है ना, उस अगर 360-70 था तो उसका वापस 290 हो गया। वो डॉलर से भी कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे पास बहुत ह्यूज हमारे असासे हैं। किसी भी चीज़ कोई होता है ना, वो जितने कर्जे लिए होते हैं वो असासों के अगेंस्ट में होता है। पाकिस्तान तो एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और हम मुश्किलात ज़रूर है, ये कहना कि नहीं, हम बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं मुआशी तौर पे। लेकिन बट ये अल्लाह के फजल से ऐसी बात है कि हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की, बल्कि आप देख रहे हैं कि कितने अरसे से डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही है, लेकिन हम सस्टेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही आप सुनेंगी कि आईएमएफ को भी हम कन्विंस कर रहे हैं, तो वहाँ भी सर अब तक ऑन बोर्ड आईएमएफ क्यों नहीं आ सका? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आईएमएफ पे जो पिछली हुकूमत ने उनको वादे किए थे, कमिटमेंट्स की थी, न सिर्फ एक पिछली हुकूमत ने, कई और हुकूमतों के भी। तो हमारे यहाँ 22 प्रोग्राम हुए आईएमएफ के, और चंद प्रोग्राम, पिछली नून लीग की हुकूमत का एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। हम प्रोग्राम को मुकम्मल करते ही नहीं है। हम वन ट्रांच, अक्सर आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान वन ट्रांच कंट्री है। तो मकसद ये है कि आईएमएफ की कई कंडीशनलिटीज हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कहा कि ओपन रेट रखें। अब हमारे पास इतना एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। असल बात है ये, वो जो हमें बात बता रहे हैं ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज की बात बता रहे हैं। अब ये उनका ख्याल है कि एक्सचेंज रेट को खुला रखने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट कम होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ना इंपोर्ट कम हो रही है, ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट का सरप्लस नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं जी कि आप रेट जो आपका पॉलिसी रेट है उसको ऊंचा करें ताकि आपको महंगाई कम हो। हाँ। ये मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसमें ये थ्योरी यही बताई जाती है। लेकिन अच्छा। उसके लिए पूरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होना, या पूरी की पूरी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है। हमारे यहाँ क्योंकि 65% इकोनॉमी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो मतलब फार्मूले ये कैसर साहब कत्ता कलामी की माफी, लेकिन हर हुकूमत हर जमात जब आती है, चार्ज संभालती है, हुकूमत में आती है, तो यही कुछ सुना जाता है कि जी माजी का मलबा है, वीकनेसेस इनहेरिट किया है, पॉलिसीज जो है वो पिछले वाले करके चले गए थे, तमाम मलबा पिछली हुकूमत पे डाल दिया जाता है। बट मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त कैसर साहब भी कह रहे हैं आईएमएफ के साथ मुआहिदा आप लोगों ने किया, वादे आप लोगों ने किए, अभी जो दिन देखने पड़ रहे हैं वो आप लोग की वजह से हम भुगत रहे हैं। आपको लगता है कि डिफॉल्ट से बचा जा सकता है, और जिस तरह कैसे साहब कह रहे हैं कि डिफॉल्ट तो नहीं होने वाला? देखिए अलीना, इनके कहने से क्या होगा, ये तो बेचारी यही कहेंगे ना, ये बोलेंगे कि हमारी वजह से ये कुछ हो रहा है। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना अभी 2-3 महीने बाद जाकर। बात ये है कि आईएमएफ ने अभी तक ये बोला कि पीटीआई की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। आईएमएफ ने इनकी हुकूमत आने के बाद 29 अगस्त को एक जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी किया, एक किस्त भी जारी की। उसके बाद से 6 दफा आईएमएफ अलग अलग तरीकों से जो है ना इस हुकूमत की तरदीद कर चुका है कि ये इन्होंने गलत बात की, ये गलत बात की है। कभी उनके मुंह से या उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि जी पीटीआई की वजह से ये हुआ है? लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि नून लीग की वजह से और मुस्लिम लीग नून की जो 2018 में हुकूमत की वजह से जी अच्छा जी अब ये 30 जून गुजरने दें, आईएमएफ की जब रिपोर्ट आएगी और वापस वो लिखेंगे और उसमें आपको पता लग जाएगा कि पीटीआई की वजह से हुआ है या नून लीग और जो इनके वजीर खजाना और इनके जो वजीर आजम साहब हैं उनकी वजह से हुआ है। ये बातें पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए। हमारे बाद अगर हमारा प्रोग्राम इनको समझ नहीं आ रहा था तो सितंबर 2022 में खत्म हो रहा था, खत्म कर देते आप उसको, आप नया प्रोग्राम कर लेते हैं। अगर आप बड़े तीसमार खान हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई आप लोगों ने, तो
हमने तो इकोनॉमिक भी नहीं पढ़ी। नए प्रोग्राम की तरफ तो जाना पड़ रहा है, ये तो नहीं कंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा। नहीं, नया प्रोग्राम की तरफ कौन इंसेक्स करेगी? आईएमएफ, जिन्होंने ऑलरेडी इनकम्प्लीट 14 महीने और 2 महीने आगे के लगा ले, 16 महीने में अगर आईएमएफ से एक रिव्यू कर सके ये बैठ के, तो ये अगला प्रोग्राम कहाँ से करेंगे? मेरी तो कल नहीं काम करती। कॉम्पिटेंसी का फर्क है दोनों साइड। ऐसे सिनेरियो में लग रहा है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है या हो चुका है, जस्ट दैट वी नॉट एडमिटिंग? देखें, डार साहब नाराज हो जाते हैं कि जी तारीखें देते फिर रहे लोग ये वो, तो मैं तो कोई तारीख नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से तो हम आज भी हालत है डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट इफ नॉट डिफॉल्ट, जब आपका पीआईए का जहाज बाहर रोक लिया जाए। जब आज आईआटा जो है उन्होंने आज एक फिर प्रेस रिलीज निकाली है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने $188 मिलियन एयरलाइन के रोके हुए। मैं तो आज भी समझता हूँ कि आप अगर ये पेमेंटें रोक रहे हैं, डिफॉल्ट का मतलब होता है आपने पेमेंट किसी की रोक ली, आप डिफॉल्ट है। अब वो चाहे निजी सेक्टर की है, चाहे वो कर्ज की है, चाहे वो उसकी है, ये हमें जो है ये वो बॉन्ड की पेमेंट कर दी। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बॉन्ड की पेमेंट थोड़ी करनी है, इतनी बड़ी तिजारत हो रही है, इतना बड़ा लेन देन है, एक एक पेमेंट को आपको ऑनर करना पड़ता है। राइट कैसर साहब, आईएमएफ से बात नहीं बनती तो सर हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या? जी मैं वो अभी आपको बताता हूँ। आईएमएफ से वैसे हमारे पास तो मेन प्लान आईएमएफ से यानी बातचीत का ही है और हमें तवक्को पूरी है कि आईएमएफ से ही हमारा समझौता हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात का इनसे जवाब देना चाहता हूँ, अगर अच्छा है क्योंकि ये इकॉनमिस्ट हैं और बात को मेरी अगर कोई समझ आए तो बात का जवाब दे देंगे। ये जो $3 बिलियन, हमारे पास तो डॉलर की आज हालत देख रही हैं कि $1 बिलियन 1.1 बिलियन की ट्रांच के लिए हम धक्के खा रहे हैं और काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं। ये $3 बिलियन इन्होंने कोई 2.5 साल पहले इनकी हुकूमत ने, पीटीआई की रजा बाकर साहब ने, कोई 600, ये ऑफिशियल फिगर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी में बताया है स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कि 600 अमीर लोगों को इन्होंने $3 बिलियन जो कि 87,000 करोड़ रुपया बनता है फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि सारी इंपोर्ट हुई है, ऐसी मशीनरी के लिए जिसका कोई इस्तेमाल भी अभी पूरा नहीं हुआ, जो मशीनरी तो आ गई है और वो तकरीबन 0% पे नॉमिनल रेट्स पे इन्होंने दे दी 87,000 करोड़। और वो 87,000 करोड़ अभी हमारी हुकूमत को कर्ज लेना पड़ रहा है जिसके लिए 15,000 करोड़ सिर्फ सूद भरना पड़ रहा है। मुझे या तो बताएं कि इन्होंने दी कि नहीं दी और नॉमिनल रेट पे दी कि नहीं दी, और ऐसी क्या थी कि हमारे पास ऐसी मशीनरी मंगा लो जिसका इस्तेमाल भी नहीं है आज, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, इकानमी से मेरा तल्लक है उस सेक्टर से। तो जो सारी एयर जेट मशीनरी आई है, ना तो हमारे पास उसकी के लिए गैस है, ना हमारे पास उसके लिए कार्टन है, लोगों ने मुफ्त मिल रही थी, लोगों ने मंगा ली। और इसी तरह और दूसरी सीमेंट की इंडस्ट्री आई है, जो सीमेंट वाला हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी थी, जरूरत नहीं थी मशीनरी की, $3 अरब लुटा दी। ऐसा हुआ है मुजम्मिल साहब? आज हमें बता रहे हैं कि ये क्या होना था। पाकिस्तान की अगर हुकूमतें इस तरह करती रहेंगी, $3 अरब जो 87,000 करोड़ रुपया तकरीबन फ्री में दे दिया चंद अमीरों को, क्योंकि एसएमईज को नहीं दिया, काश्तकारों को, एग्रीकल्चर को नहीं दिया, गरीब आदमी को नहीं दिया, ये दे दिया। और आज उसी पे हम 15,000 करोड़ रुपए सालाना सूद भर रहे हैं, खुद तो कर्जे पे ले दिया, उनको दे दिया। मुजम्मिल साहब इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी मुजम्मिल साहब। देखिए कैसर साहब जो है ना, बात पूरी नहीं करने के आदि, बात मैं आपको पूरी कर देता हूँ। ये कोविड के दरमियान जो है ये एक जो है उसमें एक इंसेंटिव था टर्फ, उसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला था कि मुल्क में मईशत चलाने के लिए अगर आप मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलेगा। ये खुद जो है इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में आज भी एक्सपोर्टर को जो है ना लॉन्ग टर्म उसी रेट पे पैसे मिलते रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये $3 अरब की बात कर रहे हैं, $24 अरब पे हमने लिया था एक्सपोर्ट इनसे और $32 अरब पे छोड़ के गए। उसमें से भी 3 निकाल लें तो फिर भी जो है ना बचते 29। फिर इसके बाद ये $19 अरब में रेमिटेंस छोड़ के गए थे, हम $31 अरब पे छोड़ के गए, तो वो $12 अरब अलग बनते हैं। फिर मुझे तो सिर्फ ये जवाब दे दें, आज जो पाकिस्तान जलीलो ख्वार हो रहा है, ये जो $25 अरब जो इन्होंने बड़ा जो बार बार क्रेडिट लेते हैं कि जो हमने इतने पावर प्लांट लगा दिए इस मुल्क में, उनकी जो है ना वो चल नहीं रहे, बंद हुए हुए, उनका ईंधन नहीं है, उसके पैसे भर रहे हैं, किराए भर रहे हैं। ये कैसर साहब किस तरह की बातें करते हैं। और हमने कोई डॉलर में नहीं दिए थे, हमने रुपयों में दिए थे उनको पैसे, और वो सामने एक्सपोर्ट करके दिए उन्होंने पैसे कमा के दिए।
आप मुझे बताएं, ये जो आपने जो पावर प्लांट लगा दिया, आपका खुद वजीर आजम कहता है अब हमारी तौबा कि अब हम जो है कोई इंपोर्टेड ईंधन पे जो है प्लांट नहीं लगाएंगे, हम जो हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हम ना LNG ना कोयला ना हम ये चीजें, तो वो उसका कौन जवाब देगा? और जो उसके पेमेंट कर रहे हैं उसका कौन जवाब देगा? अब वो बहरहाल वो सोलर पे आ गए हैं। अब कैसर साहब अब अगली सोलर पे आके सोलर भी हमारे गले में डाल के जाएंगे। समझ में आई कि नहीं आई? देखो ना, रुपए में दिए थे, डॉलर में सारी इंपोर्ट हुई, इंपोर्ट। मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैंने आपको बता दिया डॉलर में हमने एक्सपोर्ट भी करके दिखा दिया आपको, ज्यादा हमने रेमिटेंस में भी डॉलर ज्यादा ला के दे दिए। एक साल में, सिर्फ एक साल में, आप सुन लें ये फिगर भी, एक साल में कायमा कमेटी, मेरी बात सुन लें, एक साल में एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 8.5 अरब डॉलर कमाए हैं पिछले साल के मुकाबले में। कौन देगा इसका हिसाब? किनको मिला और किनको नहीं मिला, क्यों मिला? कोई क्राइटेरिया तो होगा। क्राइटेरिया स्टेट बैंक की स्कीम है। एक और इसमें भी गलतफहमी दूर कर ले, वो स्टेट बैंक की स्कीम थी, वो हुकूमत पाकिस्तान की नीति, गवर्नर ने आपको बताया, उनकी स्कीम थी वो। ठीक है जी कैसर साहब जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक बात को मानना तो चाहिए, गलती हो गई आपसे। अब 600 अमीर लोगों को ये इतनी बड़ी रकम लुटा दी गई जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही। मुझे पता है, मेरे साथ चले, मैं इनको दिखा देता हूँ कि जो एयर जेट मशीनरी है वो सारी की सारी पड़ी हुई है, वो इंपोर्ट हुई है, डॉलर में पैसा दिया गया है जिन लोगों को दिया गया, और सिर्फ चंद अमीरों को क्यों दिया गया, अपने चहेतों को? आखिर उसका क्राइटेरिया भी तो होगा ना कोई। यही तो हमें बता नहीं रहे, बार बार हम अभी भी आप वो उन अमीरों का नाम ले आए सामने, और अगर वो हमारे चाहिए और हमने दिए तो बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ कायमा कमेटी में उनसे सवालात कर रहे हैं, सामने लिस्ट लाए, वो नाम बताएंगे ना आप, तो वो उनसे आप लोग ही मुलाकातें कर रहे होते हैं रोज। राइट कैसर साहब, वो लिस्ट, वो फेहरिस्त जिनको दिया गया है 600 अमीर, वो उनकी लिस्ट भी जारी होगी सर? हाँ, नहीं, लिस्ट दे ही नहीं रहे, बार बार मैं कह रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटी में। वो देखें, चंद अमीर या चंद रईस होते हैं ना लोग, वही कंपनियां लेती हैं। हर हुकूमत में वही मसला है। हमारा मसला यही है, हमें SME जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, जो कि ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है सब मुल्कों में, हमारे मुल्क में सिर्फ 7% SMEs को कर्जा मिलता है और 93% टोटल कर्जे का, ये मैं स्टेट बैंक की फिगर आपको दे रहा हूँ, 93% टोटल कर्जा बड़ों को दिया जाता है और 7% सिर्फ SMEs को मिलता है या काश्तकार को मिलता है, एग्रीकल्चर को मिलता है। तो वो क्यों दिया जाता है? सारे के सारे एक दूसरे के साथ उनके इंटरेस्ट होते हैं। सर आपकी हुकूमत है, आप ये बेहतर बता सकेंगे, आपकी हुकूमत है इस वक्त, हर हुकूमत में अगर होता है तो ये क्यों होता है और क्यों नहीं रोका जा सकता है? कैसे साहब, आखिर में बजट में फिलहाल क्या आ रहा है और क्या उम्मीद रखें? पॉपुलिस्ट बजट होगा? इलेक्शन ईयर बजट है क्योंकि देखिए, हमारे पास इतने, जो हकीकत है ना, इतने रिसोर्सेज नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को इसमें रिलीफ दें। हम मसलन तनख्वाहों के बढ़ाने का सोच रहे हैं, तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन की और प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ें। फिर हम सोच रहे हैं कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें खासी इंक्रीज हो, कैश मिले, और बजाय कि हम ये कहें कि वो फलां स्कीम में दिया या फलां स्कीम में दिया, एक मुश्त उनको जो लोग डिजर्व करते हैं उनको कैश सूरत में हम काफ़ी पैसा उसमें बढ़ा रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। फिर हम चाह रहे हैं कि तालीम पे हम जो है ना, लोगों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या टेक्निकल ट्रेनिंग है, उस पर हम यंगस्टर्स को ना उस पर कर्जे देना चाह रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है। एग्रीकल्चर में हमारी कोशिश है कि हम जो है ना ये सोलर प्रोग्राम्स के लिए कर्जा दें काश्तकारों को, और उसके बगैर और अमीर लोगों को। सर इतना IMF के गोल्स और IMF के टारगेट्स के मुताबिक होगा, इन लाइन विद देयर गोल्स जो है वो बजट जो है वो अनाउंस होगा, बजट तैयार जिस तरह से किया गया है, लेकिन इसमें इतना आपको लगता है कि स्पेस भी मौजूद होगी कि आप रिलीफ दे सकें, और जो आवाम को रिलीफ का वादा बहरहाल करके आया गया था आप लोग की जानिब से, उसमें ये गुंजाइश मौजूद होगी? और या फिर हमें वही नजर आएगा कि जी अनटैक्सड है, वो अनटैक्स सेक्टर अनटैक्स ही रहेगा, और इन ऑन द अदर हैंड हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में गरीब आदमी उसके ऊपर ही बर्डन मजीद डालते हुए हुकूमत नजर आएगी? जी, हमारी कोशिश ये है, ये आप दुरुस्त कह रही है, सब हुकूमतों में यही होता रहा कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता रहा और आम आदमी पे उसका बोझ पड़ता रहा, और अमीर आदमी पे टैक्स कम लगा। मेरी तो देखिए ना, मैं बार बार अपने, आज भी हमारी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम जो है वीडियो लिंक पे
2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई है, उसमें भी सारा एम्फोसिस जो ये हुआ है कि आम आदमी को जो भी हमारे पास अवेलेबल पोजीशन है उसमें आम आदमी को रिलीफ किस तरह दें, एसएमईज को या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि खाद जो है वो सस्ती मिले। ये जो कारखाने हैं ना खाद वाले, उनको गैस सस्ती मिलती है, वो चीज सस्ती गैस लेके प्रॉफिट सारा खुद बना लेते हैं और वो आम और काश्तकार पे आगे ना वो नहीं उसको कन्वर्ट करते। तो हमारी कोशिश है डायरेक्टली अब खाद जो है ना सस्ते रेटों पे हम काश्तकार तक पहुंचाए। तो ये चीजें हैं ताकि जो सब्सिडी है ना, यही IMF भी चाह रही है कि टारगेटेड सब्सिडी हो, जिसको जरूरत है उसकी तरफ सब्सिडी पहुंचे, ना कि हम अमीर आदमियों को सब्सिडाइज करें और टैक्स जो है वो पब्लिक पे लगाएं। राइट। मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कोई नया टैक्स, जिस तरह कैसे साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पे जो है वो बर्डन ना डाला जाए, इसी किस्म के कुछ इकदाम नजर आएंगे और आपका मशवरा भी इनको अगेन होगा क्या? मतलब आप भी चाहेंगे कि मुल्क इस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकले और आवाम को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिले, और ऐसे में ये जो महंगाई की शरह 38% 38% पे जा चुकी है, गुज़िश्ता साल 13% से लेकर अब जो नंबर्स नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आसार हैं कम होने के इसमें? देखिए, हुकूमत खुद जो है ना 26% की महंगाई की अगले साल की बात कर रही है। दूसरी बात यह कि देखें, मेरा इनको बरादराना मशवरा है कि अगले साल अगर ये 9,000 अरब रुपए का तखमीना रख रहे हैं टैक्स का, तो सूबों को 5,150 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। तो जो रिलीफ है ना, खुदा के वास्ते ये सूबों के पास पैसे हैं, सूबों से दिलवाएं। और ये वफाकी हुकूमत जो है खुद अभी इनकी प्रोजेक्शन है कि 7,500 अरब अगले साल खसारा होगा। अगर ये 7.5 बोल रहे हैं तो 9,000 अरब रुपए पे बात जाएगी। तो ये जो है रिलीफ की बातें ना करें। रिलीफ जो है अब सूबों को इतनी रकम जा रही है कि वहां से दिया जाए लोगों को, और सूबों में ही लोग रहते हैं। और वफाकी हुकूमत अपने खुदा के वास्ते ये कर्जों को और इन चीजों को कम करे बजाय बढ़ाने के। लेकिन जो इस तरह का अभी जो बजट अखबारों में जो सुनने में आ रहा है, 7,500 अरब रुपए मुंह से बोल रहे हैं कि अगले साल खसारा होगा। तो ऐसा रिलीफ किस काम का कि आप 22% पे सूद पे उधार लेकर 7,500 अरब फिर जो है वो उधर खर्च करें, और वो उसके बाद फिर अगली आने वाली नस्ल और मजीद हम पे बेल्ट टाइट हो जाए। तो मेरा इन पे बरादराना मशवरा है कि जो है ये इलेक्शन इंशाल्लाह अगर इन्होंने जीतना होगा तो ये वैसे ही जीत जाएंगे। इनके पैसे खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता तो ये 2018 में जीत जाते, पीपल्स पार्टी 13 में जीत जाती, मुशर्रफ साहब 2008 में जीत जाते। तो वो हमेशा जो है कौम के ऊपर बर्डन ही पड़ा उसका। तो ये जो है जरा सा पॉजिटिव सोचें और जितना रिलीफ है वो सूबों से दिलवाएं। 5,000 अरब रुपए को कम होते हैं बिल्कुल। और तो ये मेरी सजेशन है। और 7,500 अरब तक पे ये अगले साल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी अलार्मिंग नंबर्स। कैसर साहब, फाइनल कमेंट सर। हुकूमत इस मशवरे की तरफ सोचेगी जो मुजम्मिल साहब भी कह रहे हैं? ये इनका मशवरा बड़ा साहिब और अच्छा है। हम भी इसी तवज्जो करें, या दुरुस्त कह रहे हैं कि सूबों को बहुत ज्यादा पैसा डाइवर्ट हो जाता है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त लॉसेस में जाती है। तो सूबों को भी इसमें कन्विंस करना है। ये सारी चीजें हो तब सकती है अगर सब मिलजुल के ना हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जोर देते रहे। पहले दिन से कहते रहे, कई बार तो मैंने हर अपने प्रोग्राम में कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब, अब ये झगड़े पे रहे PTI वाले। देखिए, इख्तलाफ राय हो सकता है, पॉलिसीज में इख्तलाफ करें, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। और हम ये कन्विंस किए बगैर जब तक सब शामिल नहीं होंगे, सिर्फ कोई एक पार्टी इसमें ये फैसला नहीं कर सकती। हमारे मुश्किलात ये, हम अभी तक प्राइवेटाइज नहीं कर सके उन इदारों को जो कि खसारे में चल रहे हैं, ठीक है ना। 700-800 अरब 1,000 अरब का खसारा उन इदारों पे है जो हुकूमत के तहवील में चल रहे हैं। राइट। तो हमें चाहिए कि उन सबको मिल के हम करने गए थे प्राइवेटाइज 2017 में, 2015-16 में। तो उस वक्त सारी जो है ना तहरीक इंसाफ ने स्ट्राइक कर दी कि PIA क्यों कर रहे हैं आप प्राइवेटाइज। राइट, बट सर मुल्क के लिए